मुंबई की चौल से दुबई के महलों तक दाऊद इब्राहिम की कहानी। दोस्तों, जब भी हम किसी क्रिमिनल की बात करते हैं तो उसके अंजाम दिए गए हादसों और उसके हाथों मारे गए लोगों की बात करते हैं। उसके पीछे की छिपी कहानियों के बारे में हमें जानकारी सिर्फ किताबों या फिल्मों से ही मिल पाती है। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिसमें न सिर्फ एक डॉन के कारनामों की बात होगी बल्कि उसके पीछे के कारणों की भी होगी। न सिर्फ एक खूंखार दरिंदे की गाथा सुनाई जाएगी बल्कि एक बेटे की, एक भाई की और एक दोस्त की भी बात होगी। आज हम सुनेंगे कहानी दुनिया के सबसे बदनाम गुंडे की। एक ऐसा गुंडा जिसने शहर की गंदगी में जन्म लिया मगर पूरी दुनिया पर राज किया। एक ऐसा गैंगस्टर जो अपने से पहले आए सभी चोरों से अलग था। एक ऐसा जल्लाद जिसने बदला लेने के लिए शहर का शहर जला दिया। और एक ऐसा टेररिस्ट जिसने न सिर्फ इंडिया में बल्कि अमेरिका तक में दहशत फैलाई। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे दाऊद की, डोंगरी का सबसे नालायक लड़का। आखिर कौन है दाऊद? सिर्फ एक स्मगलर या फिर एक टेररिस्ट? शायद नहीं। दाऊद एक आम लड़का ही तो था। उसने भी सपनों के शहर मुंबई को अपना दिल दिया था। उसने भी मेरे और आपकी तरह फिल्मों से और क्रिकेट से प्यार किया था। उसका भी एक परिवार था, दोस्त थे। पर उसकी जिंदगी ने कुछ ऐसे मोड़ लिए कि आज भी हम उसके नाम को दबी जुबान में लेते हैं। आज भी दुनिया भर की सरकारें उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं। और आज भी जब कहीं कोई क्रिकेट मैच में एक आसान सा कैच छोड़ा जाता है तो हम बोल उठते हैं, जरूर दाऊद ने मैच फिक्स करवाया होगा। आज के सोशल मीडिया दौर में भी आंखों से ओझल रहने के बावजूद उसकी परछाई ड्रग्स, टेररिज्म, सेक्स ट्रेड और स्मगलिंग सभी काले धंधों पर दिखाई पड़ती है। पर सबसे पहला सवाल तो यही किया जाता है कि आखिर दाऊद है कहां? कोई कहता है कि वो पाकिस्तान में है, कोई कहता है कि दुबई में है, कोई मानता है कि वो सऊदी में पनाह लिए हुए है और कुछ तो ये भी कहने लगे हैं कि वो अब है ही नहीं, मर चुका है। मगर एक बात तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि वो जहां कहीं भी हो, उसकी जिंदगी का एक एक पहलू, उसकी एक एक कड़ी, उसका किया हुआ हर एक गुनाह और उसकी सोची हुई हर एक साजिश आज भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी कि उस जमाने में हुआ करती थी। दाऊद ने जैसे अपने गोरख धंधे में दिमाग लगाया है, शायद ही किसी और डॉन ने लगाया हो। चाहे वो स्मगलिंग के नए तरीके हों या पुलिस से बचने के पैतरे हों, चाहे वो बदला लेने की लंबी प्लानिंग हो या दोस्ती निभाने की मिसाल, दाऊद हर बात पर औरों से आगे ही रहा है। शायद यही वजह है कि दुनिया के मोस्ट वांटेड मैन होने के बावजूद भी वो अपने सालों की कमाई हुई दौलत पर आज भी अय्याशी कर रहा है। उसके घर न जाने किस किस शहर में है। उसके आने जाने पर तो रोक टोक है, मगर कहते हैं कि वो आज भी हर जगह पहुंच ही जाता है। समंदर का बादशाह जो है अपने स्मगलिंग के दिनों से, उसके काम तो अब रिमोट कंट्रोल से चलते हैं और उसकी जेबें आज भी भरते हैं। अनुमान है कि वो $6 बिलियन का मालिक है, किसी भी छोटे देश के पूरे रेवेन्यू से कहीं ज्यादा। खबर तो यह भी थी कि सन 2000 में जब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को मदद की जरूरत थी तो दाऊद ने अपनी कुछ शर्तों को आगे रखा और पूरे देश को डूबने से बचा लिया। और यह कैसे ना हो जब दुनिया के हर बुरे काम में उसको आज भी हिस्सा मिलता है। वो आज भी सरकारें गिराने की पावर रखता है और आज भी उसे पकड़ने के लिए उसके सर पर इनाम है। किसी बड़े मुजरिम को पकड़ने के लिए घोषित किया हुआ सबसे बड़ा इनाम 25 लाख रुपए का इनाम। चाहे अदालतें दाऊद को सजा ना दे पाए मगर उसके कुकर्मों का फल तो उसे जरूर मिलेगा। 1993 के मुंबई ब्लास्ट में उसने 257 लोग मारे और हजारों घायल किए। 26/11 के हुए हमले में भी उसका हाथ साफ दिखाई देता है। कारगिल और कई छोटी मुठभेड़ों में भी पाकिस्तान के साथ उसकी सहमति रही है। यहां तक कि 2001 में हुए ट्विन टावर्स के आतंकवादी हमलों में भी उसने तालिबान का साथ दिया था। ये सभी अपराध माफ नहीं किए जा सकते। ये सभी मौतें उसके हाथ लाल करती हैं। और आज नहीं तो कल, इस नहीं तो दूसरी दुनिया में इंसाफ तो जरूर होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं दाऊद की जिंदगी में। उसके डोंगरी में बीते बचपन से होते हुए हम उसके दुबई फरार होने तक के सफर पर रोशनी डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक बड़े शहर की छोटी सी बस्ती का आम सा लड़का कैसे एक जल्लाद बन गया। कौन बनाता है एक शहर?
कौन देता है उसे एक यूनिक पहचान? उस शहर में रहने वाले लोग और बाहर से आकर उसे अपना बनाकर उसमें बसने वाले लोग। मुंबई शहर एक ऐतिहासिक शहर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई एक शहर था ही नहीं। मुंबई दरअसल 7 छोटे छोटे टापू थे, 7 अलग अलग आइलैंड्स। अंग्रेजों ने यहां आकर इसका नक्शा ही बदल दिया। आबादी बढ़ी, अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी पकड़ मजबूत की और ये 7 आइलैंड्स जोड़े जाने लगे। रेलवे लाइंस का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे ही ट्रेनों ने अपनी रफ्तार पकड़ी, वैसे ही मुंबई में कारोबार और व्यवसाय ने भी अपनी धाक जमाई। यहां हर तरीके का काम होने लगा, पैसा आने लगा, और इस सब के साथ साथ आने लगे भारत के हर कोने से लोग। यूपी से किसान आए तो कराची से बनिए, बंगाल से कलाकार आए तो आंध्रा से सुनार। सबने अपनी अपनी जगह बनानी चाहिए इस बढ़ते हुए शहर में, क्योंकि मुंबई एक पोर्ट भी है। विदेशी यातायात, पर्यटक और आयात निर्यात ने भी अपना सिक्का जमा लिया। पुलिस प्रबंध बढ़ने लगा क्योंकि व्यापारिक झगड़े बढ़ने लगे, और इस सारी गुत्थम गुत्थी के बीच कई छोटे बड़े गुंडों ने अपना नाम बनाया। वरदराजन, हाजी मस्तान और करीम लाला, ये नाम किसी जमाने में मुंबई में दबी जबान में लिए जाते थे। इनसे न सिर्फ आम जनता बल्कि पुलिस, प्रशासन और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भी खौफ खाती थी। शायद ये मानना सही होगा कि कुछ हद तक ये सभी बड़े डॉन मुंबई के लोगों के मसीहा थे। गरीबी वायरल इन्फेक्शन की तरह फैले जा रही थी, और ये सभी डॉन शायद रॉबिन हुड की तरह देखे जाते थे, जो कि अमीरों को लूटकर न केवल अपनी जेबें बल्कि कुछ गरीब समुदायों की भी मदद किया करते थे। इन सभी ने मुंबई को बड़े पर्दे पर भी मशहूर किया। इनके जीवन पर कई फिल्में बनी हैं, और आज तक लेखकों और फिल्म निर्माताओं का रुझान मुंबई के चुनिंदा डॉन्स की तरफ हमेशा ही रहता है। इस लिस्ट में मैंने दाऊद का नाम नहीं लिया है। ये दाऊद के बुजुर्ग थे, उससे पहले आए थे। इनके सामने दाऊद बस एक कल का आया छोकरा भर था। इनका दबदबा दाऊद के डॉन बनने से पहले कम होता गया, और दाऊद ने इसी मौके का फायदा उठाकर मुंबई में अपना सिक्का जमा लिया। पर हम आज की इस कहानी में आगे जंप कर गए हैं। दाऊद के डोंगरी से दुबई तक के सफर को पूरी तरह समझने के लिए हमें उसके सभी बापों के बारे में जानना होगा। मुंबई के उन दिनों के हालात को समझना होगा, और बिना किसी डर के खून और आतंक की कहानियां सुननी होंगी। वरदराजन तमिलनाडु से आया था। उसके पास कुछ नहीं था, सड़क पर रहता था, प्लेटफॉर्म पर सोता था, कुली का काम करता था, क्योंकि और कुछ करने की काबिलियत नहीं थी उसमें। छोटी मोटी चोरी भी साथ ही साथ शुरू कर दी। कहते हैं कि मुंबई सपनों का शहर है, तो वरदराजन ने भी सपने देखना शुरू कर दिए। उसे अब बड़ा बनना था, पैसा कमाना था, और जो धिक्कार बचपन से उसने सही थी, उसे पलटने के लिए समाज में रुतबा भी चाहिए था। रेलवे ट्रैक से कहीं ज्यादा मुनाफा डॉक्स पर था। मुंबई में समुद्र से ही सब कुछ आता है, ठंडी हवा, आतंकवाद और पैसा भी। वरदराजन ने डॉक्स का सामान चोरी करना शुरू किया। हर गुंडे को राज करने के लिए एक गिरोह की जरूरत होती है। उस गिरोह को जमा करने के लिए नौजवान लड़कों की जरूरत होती है। तो वरदराजन ने भी अपने ही समुदाय के तमिल लड़कों को अपने साथ जोड़ा और अपना काम बढ़ाना शुरू कर दिया। धारावी में उसका सिक्का चलने लगा। उसका नाम लेकर लोगों के अधूरे काम बनने लगे, और वरदराजन एक कुली से वर्धा भाई बन गया। मुंबई का राजा बनने के सफर में वो अकेला नहीं था। उसके सामने एक और बड़ा खिलाड़ी था, मस्तान मिर्जा। मस्तान मिर्जा उर्फ सुल्तान मिर्जा उर्फ हाजी मस्तान। ये नाम आपने शायद पहले भी सुना हो। गलत मत समझिए दोस्तों, इसलिए नहीं कि आप माफिया डॉन्स के करीबी रिश्ते वाले हैं, मगर इसलिए कि ये नाम हिंदी फिल्मों ने बहुत मशहूर किया है। दीवार फिल्म में अमिताभ का किरदार, दीवार की तमिल रीमेक में रजनीकांत का किरदार, और वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में अजय देवगन का किरदार, ये सभी हाजी मस्तान पर बेस्ड हैं। अब क्या किया जाए, इस डॉन की कहानी है ही इतनी दिलचस्प। हाजी मस्तान भी तमिलनाडु से आया था। वो भी अपने पिता के साथ ही आया था, और उसने भी मुंबई पर राज करने का सपना देखा था, जो कि किसी हद तक पूरा भी हुआ। डॉग्स पर काम करते हुए मस्तान को यह अंदाजा हो गया था कि यहां ही सबसे ज्यादा पैसा बनाया जा सकता है। उसकी परवरिश भी कुछ इसी तरह हुई थी कि वो सभी को जोड़कर काम करने में विश्वास रखता था। मस्तान के गिरोह में सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे, बहुत से हिंदू भी थे। उसकी दोस्ती भी सिर्फ अपने साथी डॉन वरदराजन से ही नहीं थी, बल्कि उस जमाने के सभी बड़े पुलिस अफसरों और नेताओं से भी थी। मस्तान ने जब सफलता की सीढ़ी चढ़नी शुरू की, तो मुंबई में फिल्मी सितारों का बोलबाला था।
हर एक बड़ा स्टार मस्तान को जानता था। मस्तान भी यह बात समझता था कि ये डॉन का कारोबार सारी उम्र का धंधा नहीं है, इसलिए उसने फिल्मों में पैसा लगाना शुरू किया। डोंगरी, सियोन और मतुंगा में कई मार्केटों में मस्तान ने दुकानें खरीदी और युवा पीढ़ी को काम पे लगा दिया। वो शौकीन तो था, उसने अपने लिए मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में बंगले भी खरीदे। मर्सिडीज से कम किसी गाड़ी में वो आता जाता नहीं था और कपड़े एकदम जगमग सफेद पहनता था। स्मगलिंग के काम को आगे बढ़ने के लिए उसने गुजरात के डॉन से भी हाथ मिलाया। वर्धा तो उसके साथ था ही, मगर एक और गैंग को मस्तान ने पनाह दी, और वो गैंग था बॉडी बिल्डरों का गैंग। वो थी मुंबई की मसल पावर, और वही था जिसको मस्तान ने अपने साथ लेकर पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। वो गैंग था पठान गैंग, और उस गैंग का लीडर था करीम लाला। करीम लाला हमेशा से लाला नहीं था, वो अफगानी पठान था। अब्दुल करीम शेर खान। बेहतर कल की तलाश में वो भी अपने परिवार के साथ छोटेपन में ही मुंबई आ गया था। उसकी भी डॉक्स पर मजदूरी करते ही शुरुआत हुई, पर जल्द ही करीम लाला मुंबई के बाकी पठानों के साथ भिंडी बाजार में उठने बैठने लगा। पठानों का काम लेनदारी का था। वो गुजराती और मारवाड़ी लालाओं के लिए रिकवरी एजेंट्स का काम करता था। क्यों? क्योंकि वो पश्तून थे, पहाड़ी पठान। लंबे चौड़े और भारी आवाज वाले इन पठानों को बड़ी शातिरता से इस्तेमाल में लाया मुंबई शहर। जहां कोई फ्लैट खाली करवाना हो या फिर किसी रईस बिजनेसमैन को धमकाना हो, पठान गैंग को काम सौंपा जाता था। करीम लाला धीरे धीरे पठान गैंग का लीडर बन गया। उसने अपने कामों में किडनैपिंग, जुआ, सट्टेबाजी और सुपारी लेकर मर्डर करना भी शामिल कर दिया। हालांकि मुंबई में वो अकेला ऐसा गैंग चलाने वाला नहीं था, पर जैसे ही उसने वर्दा भाई और हाजी मस्तान से हाथ मिलाया, वो मुंबई के खौफ का बेताज बादशाह बन गया। दाऊद इन तीनों और ऐसे कई छोटे डॉन्स को देखते हुए बड़ा हुआ। उसका वास्ता इन तीनों से पड़ा, मगर जहां ये पुरानी पीढ़ी के लोग हाथ मिलाकर काम करने में विश्वास रखते थे, वहीं दाऊद और उसकी डी कंपनी सिर्फ अपना दबदबा जमाना चाहते थे। कहते हैं कि चोरों में सबसे ज्यादा ईमान होता है। अगर पढ़े लिखे नेताओं और बिजनेसमैन की तुलना में देखा जाए तो ये बात सच भी है, मगर दाऊद ने गैंगस्टर होने की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया। उसे जो चाहिए था वो हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसे पैसा तो चाहिए था, मगर उसके साथ साथ उसे दुश्मनों से बदला भी लेना था। मस्तान की तरह वो इज्जत का भूखा भी था। करीम लाला की तरह पुराना चावल भी बनना चाहता था, और वर्दा भाई की तरह अपनी कौम के हक में काम भी करने का जोश रखता था। पर वो डॉनी क्या, जिसको राजगद्दी से मोह ना हो। दाऊद को जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए थी वो थी मुंबई नगरी। बिना किसी कंपटीशन के, बिना किसी मुकाबले के, बिना किसी संदेह के दाऊद मुंबई का राजा बनने के लिए तैयारी कर रहा था। दोस्तों, दाऊद की कहानी बताने से पहले दाऊद के पिता इब्राहिम की बात करना और उनके स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम आप सभी लिसनर्स को एक किस्सा बताते हैं, जिसमें दाऊद के हाथों की गई पहली चोरी और उसके पिता इब्राहिम से उसको मिली पहली मार, दोनों का लेखा जोखा है। मेरी मेहनत की कमाई है इब्राहिम भाई, और ये लड़का उसे ऐसे छीन लिया जैसे परचून की दुकान से मूंगफली। ये कहते हुए रईस बहुत रोया। वो मुंबई में नया नहीं था, मगर अभी हाल ही में उसने अपने पैर जमाने शुरू किए थे। सुबह 4 बजे उठकर टिफिन लाने ले जाने का काम पहले महीने ही हुआ था, और अपनी पहली कमाई से उसने एक सोने की चेन खरीदी थी। सोना उन दिनों काफी डिमांड में था। लोग मानते थे कि सोना ही सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है। रईस भाई, क्या आपको यकीन है मेरा दाऊद ही था? इब्राहिम कास्कर ने जवाब जानते हुए भी पूछा। रईस ने हां में सिर हिला दिया, और इब्राहिम कास्कर की गर्दन शर्म से झुक गई। ऐसा पहली बार हुआ था, मगर यह आखिरी बार नहीं था। उसने रईस से वादा किया कि उसका सोना उसे वापस मिल जाएगा। रईस ने इब्राहिम भाई के हाथ चूमे और अपने आंसू पोंछता हुआ घर लौट गया। डोंगरी के इलाके में अगर कोई शराफत का सिर्फ चोगा नहीं पहनता था, बल्कि अपनी आत्मा तक शरीफ था, तो वो था इब्राहिम कास्कर, और उसकी जबान मानो पत्थर में खींची लकीर थी। इब्राहिम ने अपने लड़के दाऊद को फौरन बुलवा भेजा। दाऊद भी अपने पिता को बहुत मानता था, सो आ भी गया। बाप ने बेटे के बाएं गाल पर एक जोर का तमाचा मारा। दाऊद ने सर झुका लिया, मगर गुस्सा उसके अंदर उसका खून उबाल रहा था। ये सिखाया मैंने,
इब्राहिम कर्जा और पूरे मोहल्ले को पता चल गया कि इब्राहिम का लड़का चोर है। चोरी चकारी सिर्फ शौक नहीं होता, उसके पीछे अक्सर कोई कारण होता है। दाऊद के पास भी अपने बाप के दिखाए नेकी के रास्ते को छोड़ गुंडागर्दी के रास्ते पर चलने के कई कारण थे, मगर अनजाने ही सही उसका सबसे बड़ा कारण बना उसका पिता इब्राहिम कासकर। इब्राहिम अपने परिवार को लेकर रतनगिरी से मुंबई आया और वहां उसे पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी मिल गई। ये इज्जत का काम था और इब्राहिम खुश था, मगर इज्जत के साथ पैसे का बैर ही रहता है, तो इब्राहिम का परिवार गरीबी में ही अपने दिन काटता था। ऊपर की कमाई के खिलाफ रहने वाला इब्राहिम अपने सभी साथी हवलदारों से पैसों में पीछे रह गया, मगर उसकी ये ईमानदारी उसके अफसरों को इतनी पसंद आई कि पुलिस में उसका ओहदा बढ़ता चला गया और देखते ही देखते वो हेड कांस्टेबल बन गया। आजकल की तुलना में यह लगेगा कि हेड कांस्टेबल बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर हमें समझना होगा कि ये बात 1960 यानी 1960 के दशक की मुंबई की है। मुंबई की पुलिस फोर्स में एक हेड कांस्टेबल बहुत बड़ी हस्ती माना जाता था। उसके पास न केवल पुलिस वर्दी की पावर थी बल्कि समाज का सपोर्ट भी था। डोंगरी में जब किसी को कोई भी परेशानी होती, वो हेड कांस्टेबल इब्राहिम भाई के पास अपनी अर्जी लगाता। इब्राहिम तो ईमानदार था, इसलिए उसने अपने ओहदे से पैसे नहीं कमाए, मगर हां, नाम इतना कमाया कि अंडरवर्ल्ड के सरगना भी उसकी इज्जत करने लगे। जब पूरा मुंबई करीम लाला और हाजी मस्तान के नाम भर लेने से डरता था, तब इब्राहिम कासकर एक लौता ऐसा इंसान था जो उन दोनों की बैठकों में बिना इनविटेशन और बिना बताए जा सकता था। उसे कोई नहीं रोकता था, उसकी बात टालने वाला कोई नहीं था और उसके दिए हुए सुझाव मुंबई के डॉन भी सर आंखों पर रखते थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि दाऊद ने अपने पिता के कमाए नाम को मिट्टी में मिला दिया? क्यों वो ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां से वापस लौटना नामुमकिन था? इन सवालों का जवाब दाऊद के बचपन में ही कहीं छिपा हो शायद। आइए कहानी के अगले पड़ाव में मैं आपको इन सब सवालों को समझाने की कोशिश करता हूं, इनके जवाब कुरेदने की कोशिश करता हूं। मुबारक हो, राजयोग लिए लड़का पैदा हुआ है। अमीना भी निराले शाह बाबा को बड़ा मानती थीं। उनके पति को यह बात खास पसंद नहीं थी, मगर अपनी बीवी को खुश रखने के लिए वो अक्सर बाबा के मजार पर चादर चढ़ाया करते थे। एक बार जब वो दोनों अपने बड़े बेटे के पैदा होने के बाद बाबा के मजार पर माथा टेकने गए, तो पीर बाबा ने अमीना बी और इब्राहिम के चेहरे को देखकर कहा, तुम्हारा एक ही लड़का है? नहीं, एक और होगा, और वो बड़ा होगा, बहुत बड़ा। उसकी छाप इस दुनिया पर ऐसी पड़ेगी कि पीढ़ियां याद रखेंगी उसे। ये कहकर पीर बाबा वापस अपनी समाधि में चले गए, मगर इब्राहिम का चेहरा कैसे खिल सा गया था। उसको लगा कि आज पहली बार खुद ऊपर वाले ने उससे बात की है। उसने बाबा की बात को इतना मान दिया कि अब अमीना बी की जिद करने से पहले ही इब्राहिम मजार पर चादर चढ़ाने चला जाया करता। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इब्राहिम ऊपर वाले में विश्वास नहीं रखता था या उसे मानता नहीं था, पर शायद उसे भी पीर बाबा की बात सुनकर यह आभास हो गया था कि उसका होने वाला दूसरा बेटा खास होगा, इस दुनिया पर राज करने वाला होगा। 26 दिसंबर 1955 के दिन कासकर परिवार में आखिर वो खुशी की लहर दौड़ ही गई। एक बेटे ने जो जन्म लिया था। पीर बाबा की बात को ध्यान में रखते हुए इब्राहिम ने अपने लड़के का नामकरण किया। एक ऐसा नाम सोचा जो न सिर्फ राजयोग की भविष्यवाणी पर खरा उतरे बल्कि स्वभाव में मधुरता और रगों में बल भी रखे। बाइबल और कुरान में एक ऐसे ही देवता का जिक्र किया गया है जिसका नाम है डेविड, या अरबी में कहें तो दाऊद। दाऊद को वरदान था कि वो लोहे को अपने हाथों से मोड़ दे, अपनी आवाज की मधुरता से पक्षियों की उड़ान को रोक दे और अपने शौर्य से पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा निचोड़ दे। डोंगरी के दाऊद को ये सभी वरदान तो नहीं मिले थे। उसे अगर कुछ मिला था तो सिर्फ सौभाग्य, अपने पिता की ईमानदारी में कैद एक गरीब जिंदगी जीने का। कासकर परिवार में पैसों की इतनी कमी थी कि दाऊद के पैदा होने पर डोंगरी में जो पार्टी दी गई उसके पैसे करीम लाला ने दिए। किसको पता था कि आने वाले कुछ सालों में दाऊद करीम लाला के सामने खड़ा होकर मुंबई पर अपना हक जमाने की बात करेगा। दाऊद की पढ़ाई एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में शुरू हुई।
उसके पिता को दाऊद की हस्ती पर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपने बड़े लड़के साबिर को स्कूल से निकलवाकर दाऊद की पढ़ाई पर सारा खर्चा करने का निर्णय लिया। हालांकि दाऊद और साबिर की बहनें भी थीं, मगर वो जमाना पुराना था, समाज की सोच भी पुरानी थी, और फिर निचले तबके में रहने वाले कास्कर परिवार के ऊपर तो समाज का भार भी था। इस बात को सही साबित करना अब असंभव है, पर शायद इब्राहिम कास्कर चाहता था कि दाऊद पुलिस में बड़ा अफसर बने। इस सपने को पूरा करने के लिए ही शायद उसने दाऊद को स्कूल के बाद ट्रैफिक पुलिस वॉलंटियर में भर्ती करा दिया। दाऊद को छुटपन से ही ये सब पसंद नहीं था। इतनी मेहनत करना और थक हार कर वही सूखी दाल रोटी खाना उसे अच्छा नहीं लगता था। कहते हैं कि मुंबई में सच्चे सपने देखने वालों के हालात देर सवेर बदलते ही हैं। कास्कर परिवार के हालात भी बदले, लेकिन अच्छे के लिए नहीं। एक केस के चलते मुंबई पुलिस के बड़े अफसरों की कामचोरी को छुपाने के लिए हेड कांस्टेबल इब्राहिम को सस्पेंड कर दिया गया। जहां वैसे ही पैसों की तंगी के कारण राशन पानी मुश्किल हो रहा था, वहां अब बिन चाहे उपवास होने लगे। खाना सबसे जरूरी चीज होता है, तो इसलिए दाऊद को उसके महंगे स्कूल से निकलवाना पड़ा। 1965 का समय था और 10 साल का दाऊद अब अपने बड़े भाई के साथ दिन भर बस आवारागर्दी करता दिखता था। डोंगरी और जेजे एरिया के अय्याश लड़कों के साथ उसका उठना बैठना शुरू हो गया। क्रिकेट का शौक भी दाऊद को उसी वक्त से लगा। खाली समय से वो बाकी लड़कों के साथ जेजे स्क्वायर में क्रिकेट खेला करता। गावस्कर की स्ट्रेट ड्राइव से लेकर पटौदी का स्टाइल उसे सब पसंद था। इब्राहिम अब अपने लड़के के ऊपर नजर नहीं रख पा रहा था। उसका पूरा ध्यान अपने परिवार को चलाने में था। इब्राहिम किसी बुरे धंधे में हाथ नहीं डालता था, मगर अब उसे बुरे लोगों के लिए काम करना ही पड़ा। उस समय का सबसे बलवान पठान बाशु पठान था। इब्राहिम कास्कर ने बाशु पठान के दरबार में जाकर उससे काम मांगा। इब्राहिम को तो सभी जानते थे, तो उसे काम भी मिल गया, मगर ईमानदारी फिर आड़े आ गई। इब्राहिम ने किसी भी गोरख धंधे से वास्ता रखने से इनकार कर दिया और बाशु पठान के छोटे मोटे डिलीवरी और पैसा पहुंचाने के काम करने लगा। घर का किराया न दे पाने की वजह से कास्कर परिवार डोंगरी से मुसाफिर खाना शिफ्ट हो गया, और मुसाफिर खाना ही वो मोहल्ला बना जहां डी कंपनी का पहला हेडक्वार्टर खुला। दाऊद सिर्फ 14 साल का था जब उसने रईस चाचा का सोना चुराया था, लेकिन ये उसके गलत रास्ते पर चलने की इकलौती कहानी नहीं थी। दाऊद, साबिर और कई और डोंगरी के लड़के अब बोहरी मोहल्ले में दहशत फैलाने लगे थे। ज्यादा बड़ा भी कुछ नहीं करते थे, मगर हाँ, चेन चुराना, पॉकेट मारना, छोटी चोरियां और धमका कर पैसे वसूलना, यही सबसे दाऊद के गैंग की कमाई होती थी। जब इब्राहिम कास्कर का सस्पेंशन उठा तो उसका क्राइम ब्रांच में तबादला कर दिया गया। अब तो इब्राहिम के पास उतना भी समय नहीं था कि दाऊद को डांट फटकार सके। शायद इब्राहिम ने अब पीर बाबा की बंधाई हुई उम्मीद छोड़ दी थी, पर दाऊद ने वो उम्मीद अभी पकड़ी ही थी। वो तंग आ चुका था गरीबी की इस दुनिया से। उसे अपने भाई बहनों से बहुत प्यार था, और वो चाहता था कि उन सबको दुनिया की हर चीज मिले, हर ऐशो आराम मिले, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। जैसे ही इब्राहिम ने घर से मुंह मोड़ा, दाऊद ने बागडोर संभाल ली। अभी 20 का भी नहीं हुआ था, लेकिन दाऊद अपने घर के हर बड़े फैसले लेने लगा। किस रिश्तेदार की शादी में कितना देना है, किस दिन दावत रखनी है, किस किस को उसमें बुलाना है और किससे दूरी बनानी है, ये सब कुछ अब दाऊद ही तय करता था। साबिर, जो कि दाऊद से उम्र में बड़ा था, उसके ऑर्डर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, और इस बात से उसे कोई परेशानी भी नहीं थी। दोनों भाइयों में एक दूसरे के लिए बहुत इज्जत थी। दाऊद और साबिर का गैंग अब मुसाफिर खाना से बाहर डोंगरी, सियोन, कोलीवाड़ा और नागपाड़ा तक अपना धंधा बढ़ा रहा था। इसमें भी जाने अनजाने इब्राहिम कास्कर ने दाऊद का साथ दिया, क्योंकि इब्राहिम का नाम अब भी रत्नागिरी में मशहूर था। वहां के गांव से कई मुसलमान लड़के जब भी मुंबई आते तो इब्राहिम चाचा को सलाम करने जरूर आते थे। इब्राहिम भी उन बच्चों की मदद करता, किसी को कोई खोली दिलवाता तो किसी की नौकरी के लिए सिफारिश लगवाता, मगर इन नए लड़कों के आने से सबसे ज्यादा फायदा दाऊद को ही हुआ। वो बिना किसी शोर शराबे के इन नए लड़कों को अपने ग्रोह में शामिल करता गया। क्योंकि ये मुंबई में नए थे, दाऊद की बातों से और उसके स्वभाव से काफी प्रभावित होते थे। उन्हें जरूर ये लगता होगा कि इब्राहिम चाचा का लड़का दाऊद उनका मसीहा है।
और मुंबई में उनकी जिंदगी बेहतर बनाने का इससे अच्छा मौका क्या ही मिलेगा कि दाऊद भाई के साथ काम कर पाएं। इस नए उभरते गैंग ने लेकिन शुरुआत तो छोटी ही की थी। उनका एक बहुत ही फेमस चोरी का तरीका था घड़ियों की अदला बदली। भिंडी बाजार की कुछ दुकानों में ये नए लड़के काम पर लग गए थे। उन दुकानों में हर तरीके का चोरी का और कस्टम में जब्त हुआ सामान बिका करता था। जो लड़के बात करने में तेज थे वो ग्राहक को भांप कर उसे अपने जाल में फंसाते थे। सड़क पर चलते किसी सेठ को एक महंगी स्विस वॉच दिखाते थे, उसको ललचाते थे कि इतने कम दाम में इतनी नायाब घड़ी कहीं और नहीं मिल सकती। सेठ भी लालच में आ ही जाते थे। ये याद रखने वाली बात है कि हम 1970 के आसपास की घटनाएं सुन रहे हैं। उस जमाने में इंपोर्टेड चीजों का और खास करके इंपोर्टेड घड़ियों का बहुत जोर था। लोगों को बड़ा शौक था। जिस भी पैसे वाले के पास इंपोर्टेड घड़ी होती उसका रुतबा औरों से कहीं ऊपर होता। तो जब सेठ घड़ी खरीदने को राजी हो जाते तो लड़के उन्हें दुकान के अंदर ले जाते। वहां चाय पानी का ढोंग चलता और उस नायाब घड़ी को पैक किया जाता। जब सेठ पैसे देकर चमकदार पैकिंग में घड़ी ले जाते और घर जाकर खोलते तो डिब्बे में पत्थर का टुकड़ा या कोई टूटी पुरानी घड़ी पाते। ये खेल दाऊद के गैंग ने कुछ साल खेला। इससे कमाई अच्छी होती थी और नौजवानों को स्टाइल में रहने का मौका भी मिलता था। पुलिस रिकॉर्ड्स में है कि कई बार इस ग्रोह को पकड़ने के लिए कंप्लेंट्स की गईं। पुलिस ने भी अपनी पूरी कोशिश की, मगर इन लड़कों का गिरोह इतना मजबूत था कि जैसे ही भनक पड़ती कि पुलिस की रेड पड़ने वाली है, वो अपना सारा सामान बटोर कर अपने अपने गांव भाग जाते और कुछ दिन वहीं रहते। मामला ठंडा होने पर वो सब वापस आ जाते और जहां से छोड़ा था वहीं से काम शुरू कर देते। अगर कोई पकड़ा भी जाता तो वो कभी अपना मुंह नहीं खोलता। ये ठगी और इसके साथ मिले लड़कों के भरोसे को देखकर दाऊद को बहुत कॉन्फिडेंस मिला। उसे लगने लगा कि वो अपना परचम थोड़ा और फैला सकता है, वो थोड़ा और डेयरिंग कर सकता है और उसका देखा हुआ मुंबई पर राज करने का सपना सच में पूरा हो सकता है। भारत एक डेमोक्रेसी है और अनगिनत मजहब होने के बावजूद इस देश का सबसे बड़ा त्योहार है इलेक्शन। 1972 की बात है। मुंबई बहुत सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ था। आजकल की सेल्फिश दुनिया नहीं थी तब। पड़ोसी पड़ोसी को जानता था, पहचानता था। पूरे मोहल्ले को पता होता था कि उनके एरिया का नेता कहाँ रहता है और उसके साथ कौन सा दादा काम करता है। डोंगरी और आसपास के मोहल्लों का दादा था बाशु पठान और बाशु पठान का सपोर्ट था वहां के विधायक मौलाना बुखारी को। मौलाना ने इलेक्शन से पहले मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे डाला था। उसने बाशु पठान से हाथ छुड़ा लिया। बाशु दादा को यह बात हजम नहीं हुई और उसने मौलाना बुखारी को इलेक्शन में हराने का फैसला कर दिया। इलेक्शन हुए और रिजल्ट आया। जो होना था वही हुआ। मुस्लिम लीग का एक कैंडिडेट जो मौलाना बुखारी के विरोध में खड़ा हुआ था वो जीत गया। आखिर वोट देने वालों को बाशु पठान के साए में ही रहना था, तो उसका फरमान भला कैसे टाल देते। पर अपनी हार के बाद भी मौलाना बुखारी तिगड़म लगाता रहा। उसने इलेक्शन कमीशन में अपील दाखिल की कि मुस्लिम लीग ने धांधली से वोट बटोरे हैं। यही नहीं, मौलाना ने एक दूसरी चाल भी चली, एक ऐसी चाल जिससे मौलाना का तो कोई फायदा नहीं हुआ, मगर दाऊद का बाशु पठान से आमना सामना होने की नींव जरूर पड़ गई। मौलाना बुखारी इब्राहिम कास्कर के पास पहुंचा और उनसे बोला कि ये जो सभी लड़के यूं ही आवारा फिरा करते हैं, चोरियां अंजाम दिया करते हैं, उनको मजहब के काम में लगाया जाए। इब्राहिम तो पक्का मुसलमान था ही, सो मौलाना की बात भला कैसे टालता। उसने अपने लड़कों को बुलाकर फरमान दिया कि जो भी मौलाना कहें वो करो। मौलाना के नेतृत्व में यंग पार्टी खुली। उसमें सभी दाऊद के ग्रोह के लड़के शामिल हो गए। मौलाना की साख दूर तक थी तो और भी लड़के जुड़ते चले गए। मौलाना का उद्देश्य तो था कि इलेक्शन के रिजल्ट को पलट दिया जाए, मगर इलेक्शन कमीशन ने उसकी डाली हुई अर्जी खारिज कर दी। अगर वो अर्जी मंजूर हो जाती तो शायद दाऊद गैंग की मदद से मौलाना बुखारी विधायक बन जाते और शायद दाऊद भी समझ जाता कि नेतागिरी में ही उसके जीवन का मकसद छुपा हुआ है और शायद आज भी हम दाऊद को इलेक्शन में खड़ा देख रहे होते और क्या पता अपने वोट भी उसे दे रहे होते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मौलाना तो अपनी हार मान कर पर्दे के पीछे चला गया, मगर यंग पार्टी ने अपनी पहचान बना ली थी। दाऊद उसका लीडर बना और बाशु पठान की हथेली में फांस की तरह चुभने लगा। यंग पार्टी से मौलाना के जाने के बाद यंग पार्टी का इलेक्शन लड़ने से भी नाता छूट गया। दाऊद ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपना पैसे कमाने का काम आगे बढ़ाया।
अब वो और उसके लड़के यंग पार्टी की आड़ में पैसे वालों से चंदा वसूल करते। कभी किसी गरीब बहन की शादी की दुहाई देते, तो कभी ईद के जश्न की, तो कभी मैयत उठाने के खर्चे की। जब कोई पैसे देने से इनकार करता तो उसको दाऊद का खौफ दिलाया जाता। ये काम बहुत ही बढ़िया चलने लगा। इसमें कोई मार काट भी नहीं थी और हर साल पैसे आने का आश्वासन भी था। 1974 में एक दिन दाऊद गैंग के एक लड़के को बाशु दादा के भाई हामिद ने बहुत पीटा। वो रोता बिलखता दाऊद के पास पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई। दाऊद गुस्से से आग बबूला हो रहा था। उसको ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि कोई उसके किसी लड़के पर हाथ उठाए। वो चाहता तो बड़े आराम से हामिद को सबक सिखा सकता था, पर वो अपना गुस्सा पी गया। वो जानता था कि बाशु पठान बड़ा डॉन है। उसके दाऊद के पिता इब्राहिम कास्कर पर भी कई एहसान थे, मगर हामिद ने एक गलती कर दी। उसने जाकर बाशु पठान के आगे खुद ही मान लिया कि उसने दाऊद के एक लड़के को पीटा है। बाशु पठान ने हामिद को जोर का तमाचा लगाया, लेकिन हामिद ने भी बिना डरे सफेद झूठ बोल दिया। उसने कहा कि दाऊद ने बाशु को माँ बहन की गालियां दी, इसलिए उसने मौका पाते ही उसके एक लड़के को पीटा। बाशु पठान जानता था कि दाऊद उसे पसंद नहीं करता है। उसने हामिद की रची हुई ये कहानी मान ली और इब्राहिम कास्कर और साबिर को बुलवा भेजा। इब्राहिम हाथ जोड़े बाशु की सभा में आया। पूरा किस्सा सुनने के बाद उसने बाशु पठान से माफी मांगी। माफ करने के बजाय बाशु पठान ने इब्राहिम को बहुत बेइज्जत किया। इब्राहिम को याद दिलाया कि उसके 14 बच्चे बाशु के टुकड़ों पर पलते हैं और अगर बाशु उसके परिवार की मदद ना करे तो वो सब भूखे मर जाएंगे। इब्राहिम तो हाथ जोड़े सर झुकाए सब कुछ सुनता रहा, मगर साबिर से ये जिल्लत बर्दाश्त ना हुई। साबिर ने दाऊद को पूरी दास्तान सुनाई। दाऊद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जानता था कि बाशु ने उसके परिवार पर बहुत एहसान किए हैं, मगर उसे ये भी मालूम था कि बदले में उसके पिता इब्राहिम कास्कर ने बाशु का लाखों का माल कस्टम से छुड़वाया है। बाशु पठान जिस मर्सिडीज में घूमता था, उसे खरीदने में इब्राहिम कास्कर का भी हिस्सा है। उसने मन ही मन ठान लिया कि इस बेइज्जती का बदला वो बाशु पठान से जरूर लेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अब खून की नदियां बहेंगी, अब दाऊद का क्रिमिनल्स की लिस्ट में नाम शामिल किया जाएगा। पर दाऊद को समझना जरा मुश्किल है। वो कुछ भी वैसा नहीं करता जैसा एक उभरते डॉन से उम्मीद की जाती है। इस बार भी दाऊद ने कुछ अलग ही सोच रखा था। अपने भाई साबिर की नसीहत के खिलाफ दाऊद ने बाशु पठान पर हमला करने का इरादा पक्का किया। उसे पता था कि बाशु हर फ्राइडे दोपहर को नमाज पढ़ने मस्जिद आता है। इस वक्त ना उसके पास बंदूकें रहती हैं और ना ही ज्यादा पठान। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। तो पूरी प्लानिंग के साथ दाऊद ने अपने लड़कों को तैनात कर दिया। जैसे ही बाशु पठान नमाज पढ़कर बाहर निकला, दाऊद के गैंग ने उस पर हमला बोल दिया। नहीं, एक भी गोली नहीं चली, एक चाकू तक नहीं उठा। हमला हुआ, खून भी बहा, मगर हमले का हथियार अनोखा था। सोडा की बोतलें। लड़कों ने एक के बाद एक दे दनादन बोतलें फेंकना शुरू की। पूरा पठान गैंग सख्ते में आ गया। बाशु जानता था कि एक न एक दिन दाऊद अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेने जरूर आएगा, मगर उसके बाप ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से आएगा। उसे समझ नहीं आया कि इस वार का जवाब कैसे दे। कांच की बोतलें उनके सर पर, मुंह पर और हाथों पर फूटती रहीं। खाल में शीशे के छोटे छोटे टुकड़े घुसे जा रहे थे और खून धीरे धीरे रिसने लगा था। दाऊद बोतलें फेंक रहा था और अपने दुश्मन की हालत देखकर हंस रहा था। बाशु को यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कल का आया लौंडा उसको उसके ही लोगों के सामने बोतलों से मार मार कर उस पर हंस रहा है। उसने सीधा दाऊद की तरफ हमला करना चाहा। बाशु पठान लंबा चौड़ा पहलवान था। दाऊद उसके सामने कुछ भी नहीं था। ये बात दाऊद को भी पता थी और वो इसके लिए तैयार भी था। जैसे ही बाशु पठान दाऊद पर अकेला लपका, उसने एक बक्सा आगे किया और अंदर से लाइट बल्ब निकालकर वो बरसाना शुरू कर दिए। बाकी लड़कों को भी दाऊद के इस प्लान के बारे में पता था। दाऊद ने उनको ऑर्डर दे रखा था कि जैसे ही बाशु उस पर अकेला हमला करे, वो सब बाकी पहलवानों को घेर लें और उन पर बोतलों और बल्बों की बौछार जारी रखें। बल्ब के बारीक टुकड़ों से चोट तो लगी रही थी, मगर कांच के चूरे से बदन पर जलन भी हो रही थी। इतनी चोट खाकर तो हाथी भी घुटने टेक देता, पर बाशु खड़ा रहा। उसका ड्राइवर अब तक समझ गया था कि यह लड़ाई आज जीती नहीं जा सकती। वो मर्सिडीज पार्किंग से निकाल कर लाया और बाशु को अंदर डाला। लड़कों ने बोतलें बरसाना जारी रखा। अब बाशु के शरीर के बाद उसके अहंकार पर वार हो रहा था। मर्सिडीज के पीछे का शीशा टूट गया, उसकी टेल लाइट भी चकनाचूर हो गई। बाशु पठान आज पहली बार हार मानकर मैदान से भाग रहा था। ये पूरा नजारा
नमाज पढ़ने आए सभी लोग दूर खड़े होकर देख रहे थे। कुछ बच्चे तो बोतलों की मार को तमाशा समझकर तालियां भी बजा रहे थे। भले ही किसी ने अपने मुंह से ये बात उस दिन ना कही हो, मगर सब समझ गए थे कि उनका अगला दादा कौन है। लेकिन दाऊद का प्लान अभी बाकी था। उसे पता था कि अगर बाशु का अहंकार तोड़ना है तो पूरी तरह तोड़ना होगा, वरना वो जब पलट कर वार करेगा तो पूरे गैंग का सफाया ही कर देगा। दाऊद अपने लड़कों को लेकर फौरन बाशु के दरबार तेमकर मोहल्ला पहुंचा। वहां अभी सन्नाटा छाया हुआ था। सभी पठान बाशु दादा के पास गए हुए थे, लेकिन पूरे मोहल्ले के लोग अपने घरों में नमाज पढ़कर आ चुके थे। दाऊद ने हाकी उठाई और दरबार को तहस नहस करना शुरू किया। एक एक बार उसके पिता को दी गई एक एक गाली का बदला ले रहा था। पूरा मोहल्ला, जिसने उस दिन इब्राहिम कास्कर का झुका हुआ सर देखा था, आज बाशु की टूटी हुई रीढ़ की हड्डी देख रहा था, और साथ ही साथ देख रहा था बाशु को ललकारने वाले आदमी का गुस्सा। मेज, कुर्सी, तंबू, बम्बू और यहां तक कि बाशु पठान के पहलवानों के लिए खास रखी हुई बादाम दूध की मशीन भी तोड़ दी गई। ये दाऊद की दूरअंदेशी और राजनीतिक समझ ही थी कि वो बाशु पठान के स्वभाव को जानता था। उसे पता था कि इतनी बेइज्जती होने के बाद बाशु फौरन कुछ नहीं करेगा। वो ये तक जानता था कि बाशु अपना चेहरा अपने लोगों में अब कई महीनों तक नहीं दिखाएगा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दाऊद के इस प्लान में एक तीसरी कड़ी भी थी। 1 महीने बाद ही मुंबई पुलिस ने बाशु को गिरफ्तार कर लिया। उस पर लगाए हुए पुराने मुकदमों में अब कोई सबूत हाथ लग गए थे। ये करनी दाऊद की थी या उसकी किस्मत की, ये तो पता नहीं, मगर इस वजह से दाऊद को एक मौका मिला और उसने पहली बार वो रणनीति का इस्तेमाल किया जिसके लिए आने वाले समय में उसे याद किया जाता रहा। दाऊद ने बाशु पठान के बाहुबली खालिद से हाथ मिला लिया। खालिद को कभी वो इज्जत नहीं मिली थी जिसका वह हकदार था, और दाऊद ये बात न सिर्फ जानता था बल्कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी समझता था। इस घटना के बाद दाऊद का सिक्का पूरी तरह से जम गया। अब कोई उसे नीची नजर से नहीं देखता था। डोंगरी का ये 17 साल का शेर अब बड़े जंगल में शिकार करने के लिए तैयार था। हाजी मस्तान की फोटो आए दिन पेपर में छपा करती थी। इसलिए नहीं कि वो स्मगलर था और पुलिस उसके पीछे थी, बल्कि इसलिए कि वो हर बड़ी फिल्मी पार्टी और मुहूर्त पर मौजूद होता था। हाजी मस्तान ने कभी खुद को मुंबई का डॉन नहीं बोला। वो हमेशा पब्लिक की आंखों के सामने रहता था। उसके सारे काले धंधे सबको खुश करते हुए ही चलते थे, चाहे वो पुलिस हो, नेता हो या फिर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। दाऊद को मस्तान की ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आती थी। वो समझता था कि मस्तान अपनी पावर का फायदा उठाता है और बुरा बनने से भी बचता है। उसे ये भी लगता था कि इसी वजह से मुंबई के बाकी डॉन्स को सभी बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं। ये तो तय था कि अगर किसी को मुंबई पर राज करना है तो उसे हाजी मस्तान के ऊपर से गुजर कर निकलना पड़ेगा। लेकिन दाऊद एक मौके के इंतजार में था और उसके सामने मस्तान की भरे बाजार बेइज्जती करने का मौका आ ही गया। दाऊद के 2 लड़कों को हाजी मस्तान के किराए के 2 पठानों ने बहुत बेरहमी से मारा। ये साल 1974 की बात है। दाऊद अब 19 साल का हो गया था। हालांकि डोंगरी में उसको सब एक दादा के रूप में जाने लगे थे। बाकी मुंबई में उसे कोई नहीं पहचानता था। जैसे ही दाऊद को यह खबर मिली, उसने मन ही मन बदला लेने की मुहिम तैयार की। वो जानता था कि मस्तान को बाशु की तरह अहंकार तोड़कर नहीं हराया जा सकता। मस्तान को अपनी एक ही चीज पर नाज था और वही उसकी इकलौती कमजोरी भी थी, यानी पैसा। दाऊद ने प्लान बनाया कि मस्तान का पैसा लूटा जाए। डॉग्स पर आने वाला स्मगलिंग का माल जब बिकता था तो उसका एक हिस्सा मस्तान को पहुंचा दिया जाता था। पैसा पूरा कैश में ही इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता था। इस काम को करने के लिए मस्तान ने कई मारवाड़ी सेठों को काम दिया हुआ था। वो सेठ खरीदार पार्टी से पैसा लेकर उसे मस्तान के बताए हुए एड्रेस पर ले जाया करते थे। अंडरवर्ल्ड में ये भी खबर थी कि ये मारवाड़ी सेठ एकदम बुद्धू किस्म के लोग हैं, जो पैसा अकेले ही बिना किसी मुस्टंडे को साथ लिए लाया ले जाया करते हैं। दिसंबर के एक दिन दाऊद के अपने मुस्टंडे सैयद सुल्तान को एक टिप मिली। उसे पता चला कि मस्तान के रुपए लेकर एक सेठ मस्जिद बंदर से मस्तान के घर जाएगा। बस दाऊद को यही सुनने का इंतजार था। उसने 2 टुकड़ियां तैयार की, एक को कार्निक बंदर ब्रिज के पास और एक को मुसाफिर खाना के पास तैनात किया। ये सब कुछ काफी फिल्मी अंदाज में हो रहा था। दाऊद का गैंग भले ही अपनी ऊंचाइयां छूने की तरफ बढ़ रहा था, मगर अब भी उस युवा गैंग को काम से ज्यादा स्टाइल ने प्रभावित कर रखा था। इन्फॉर्मर को साथ लिए सैयद सुल्तान ब्रिज पर खड़ा हर जाने वाली टैक्सी के अंदर देख रहा था।
एक टैक्सी की तरफ इशारा करते हुए इन्फॉर्मर ने कहा कि यही वो सेठ है जो मस्तान के 5 लाख रुपए लेकर जा रहा है। टैक्सी ब्रिज के नीचे से गुजरी और सैयद सुल्तान उसके पीछे दौड़ा। कुछ किलोमीटर आगे दाऊद अपनी टुकड़ी के साथ खड़ा स्टाइल मार रहा था, मुंह में सिगरेट, शर्ट के कॉलर तने हुए, ऊपर की 4 बटन खुले हुए और आंखों पर काला चश्मा। दाऊद और उसके साथी किसी फिल्म के सितारों से कम नहीं लग रहे थे। वो इंतजार कर रहे थे और धुएं के छल्ले उड़ा रहे थे। आपस में हंसी मजाक भी चल रहा था। कोई अगर उन्हें उस समय देखता तो ये नहीं कह सकता था कि ये मुंबई के बदमाशों की गिनती में सबसे ऊपर आने वालों में से हैं। फिर इंतजार खत्म हुआ। दाऊद ने सैयद सुल्तान को भागते हुए देखा और समझ गया कि अगली टैक्सी में ही पैसा आ रहा है। एक ठेले को धकेलते हुए उसने टैक्सी को रोका। अब दाऊद गैंग के पास सिर्फ बोतलें ही नहीं, देसी कट्टे, चाकू और चेनें भी थी। सेठ बंदूक की नली देखकर कांपने लगा। ड्राइवर भी सहमा हुआ, आंखें मूंदे अपने भगवान को याद कर रहा था। दाऊद ने गरजती हुई आवाज में पूछा, माल कहाँ है? सेठ ने फौरन अपना बैग आगे कर दिया। दाऊद ने उसे खोलकर देखा तो उसमें कुछ 2 लाख ही थे। दाऊद को गुस्सा आ गया। उसके पास खबर 5 लाख की थी। उसने फिर अपनी आवाज बुलंद की, शाना बनता है, बाकी का पैसा कहाँ है? सवाल अभी पूरा भी ना हो पाया था कि ड्राइवर ने आगे वाली दराज खोली और एक काला डिब्बा दाऊद के लड़के को दे दिया। पूरा पैसा हाथ लगते ही सभी लड़के इधर उधर गलियों में खो गए। ये चोरी उस वक्त की सबसे बड़ी चोरियों में से मानी जाती है। इसका पुलिस रिकॉर्ड भी आज तक मौजूद है। अगर ये मस्तान का काला धन होता तो ये खबर किसी को न लगती, मगर ये तो मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक का पैसा था। इन्फॉर्मर ने गलत टिप दी थी। दाऊद मस्तान पर अपनी जीत का जश्न ही मना रहा था कि अगले दिन शहर के सभी छोटे बड़े अखबारों में दाऊद की फोटो छप गई। इतनी बड़ी बैंक डकैती आज तक मुंबई में नहीं हुई थी। पुलिस ने बैंक की कंप्लेंट दर्ज की और मारवाड़ी सेठ ने दाऊद की शिनाख्त की। इब्राहिम कास्कर को अखबार में अपने लड़के का ये कारनामा पढ़कर उस पीर बाबा की बात याद आई। आज दाऊद के पास शोहरत भी थी और ताकत भी। शायद इसी दिन के लिए उसने भविष्यवाणी की थी। पुलिस ने बाकी लड़कों को तो पकड़ लिया, मगर कुछ 2 हफ्तों तक दाऊद और साबिर की कोई खबर नहीं मिली। क्राइम ब्रांच के अफसरों ने इब्राहिम को भी कांटेक्ट किया। वो जानते थे कि इब्राहिम जबान का पक्का है, तो जैसे ही इब्राहिम ने उनसे वादा किया कि वो अपने दोनों लड़कों को पुलिस के हवाले कर देगा, पुलिस निश्चिंत हो गई। इब्राहिम ने अपने सभी रिश्तेदारों और साथियों को काम पर लगा दिया। उसे अपने लड़कों को ढूंढना ही था। जब तक वो उन्हें पकड़कर जेल में नहीं डलवा देता, उसको समाज के सामने सर उठाकर चलने की इज्जत नसीब नहीं होती। एक दिन किसी ने इब्राहिम को आकर बताया कि उसके लड़के बाइकुला में किसी रिश्तेदार के घर पर छुपे हुए हैं। इब्राहिम वहां गया और उन्हें घसीटता हुआ पहले अपने घर लाया। अमीना बी के लाख मना करने पर भी अपने दोनों जवान लड़कों को इब्राहिम ने अपनी पुरानी पुलिस बेल्ट से रात भर पीटा। कहा जाता है कि उस रात मुसाफिर खाने में कोई नहीं सोया। सब इब्राहिम, दाऊद और साबिर की चीखें सुन रहे थे। अगले दिन बिना खाना पानी दिए इब्राहिम खून से लथपथ दाऊद और साबिर को टैक्सी में डालकर पुलिस स्टेशन ले गया। पुलिस वालों ने उन लड़कों की हालत देखकर उन्हें और मारना ठीक नहीं समझा, क्योंकि पैसा बरामद हो गया था तो सजा भी कम हुई। दाऊद और उसका भाई साबिर जेल में रहे, मगर जल्द ही बाहर भी आ गए। इस सीनाजोरी के बाद दाऊद का बड़ा नाम हुआ। हाजी मस्तान को भी खबर लगी कि डोंगरी का एक छोकरा जिगर रखता है और आगे चलकर काम का हो सकता है, मगर दाऊद को किसी से काम नहीं था। उसका तो मकसद अभी भी अधूरा था। मगर भले ही दाऊद ने मस्तान के पैसों पर चोट ना पहुंचाई हो, वो उसकी नजर में जरूर आ गया था और साथ ही साथ अपने चहीते मुंबई की नजर में भी।